रामपुर के मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। चुनाव चल रहा है और 19 तारीख को पहला मतदान होना भी है, तो आपको क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं कि आप अगर फिर से सांसद बनते हैं तो सबसे पहले आप किन पर काम करेंगे? देखिए, समस्या तो अभी बहुत सारी हैं, क्योंकि जनपद रामपुर कोई काम है ज़्यादा नहीं हो पाया था। जो भी अगर काम हुआ तो शहर जो सिटी है उसमें ही हो पाया था, लेकिन देहात में क्षेत्र में नहीं हो पाया था। तो बहुत सारी समस्या थी। बहुत सारे पुल अभी बन के तैयार हो गए, सड़कें बन रही हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत ज़रूरी है जनपद रामपुर का। और हमारे जो युवा हैं उन्हें आवश्यकता है, उन्हें रोजगार की, तो उनके लिए भी रोजगार के लिए हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे। कि बहुत फैक्ट्रियाँ आज हमारे उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। तो मान्यवर से मेरी बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद यहाँ किसी न किसी उद्योगपति को भेजा जाए। बिल्कुल, लेकिन जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है, और प्राइमरी अगर स्कूलों की बात की जाए तो उनकी हालत भी बेहतर नहीं है। तो उन पर आप ध्यान देंगे? नहीं, प्राइमरी स्कूल तो बहुत सुंदर है हमारे यहाँ, आपने देखा नहीं होगा, जाके देख लीजिए गाँव में। और हमारी सरकार ने बड़ा उस पर फोकस किया है। और बड़ा मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे नहीं होंगे जितने हमारे सरकार प्राइमरी स्कूल। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, टीचर उतना फोकस नहीं करते हैं काम को लेकर। नहीं, ऐसा तो कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई है, ना कोई शिकायत इसमें की आई है। मैं भी गांव-गांव घूम रहा हूँ, किसी ने अभी कोई शिकायत ऐसी नहीं की है, ना टीचर की, ना कोई स्कूल की। लेकिन और भी बहुत समस्या है यहाँ पर, क्योंकि अभी सड़कें भी अभी बहुत सारे अभी काम होना बाकी रह गया। जो कि गाँव की सड़कें हैं, गाँव के जो रास्ते हैं, तो बहुत सारे जुड़ने से रह गए हैं गाँव हमारे। तो हम चाहते हैं उस पर भी काम हो। और जैसे हमारा नैनीताल का बॉर्डर है ये उत्तराखंड का, तो पर्यटन जब नैनीताल जाते हैं तो रामपुर होके जाते हैं हमारे। और तो रामपुर ऐतिहासिक नगरी है हमारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कई शिव मंदिर हैं हमारे, राजा लाइब्रेरी है, तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ ये पर्यटन स्थल के हिसाब से भी हमारा रामपुर बहुत खूबसूरत ज़िला है। और मैं पहले भी मैंने मांग की थी, सदन में मुद्दा उठाया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए रामपुर को। थोड़ी सी चलते चलते बात करेंगे, है ना, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक तो सड़कें छोटी बहुत हैं, नेड़ी हैं, और उनके विकास पर उतना फोकस नहीं हुआ है। आप भी 2022 से हैं, अब 24 आ चुका है कि 2 साल हो गए हैं। तो आखिर इसमें रफ्तार कब आएगी कि ताकि सड़कें चौड़ी भी हों और बेहतर भी बन जाए, गड्ढा मुक्त हो जाए? देखिए, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। आपका शाहबाद से लेकर बाजपुर रोड जो है 7 मीटर का था, वो 10 मीटर में हो चुका है, और उस पर काम शुरू लग गया है, क्योंकि 200 करोड़ का स्वीकृति अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसे दी है। और उसके खंभे उम्बे हटने शुरू हो गए और पेड़ कटने शुरू हो गए। मेरे ख्याल से 1 आध महीने में काम शुरू हो जाएगा उस पर। आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगों की शिकायत ये थी कि आयुष्मान कार्ड बनवाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, और जो जिनको लाभ उसका मिलना चाहिए उनको ना मिलकर बाकी लोगों को मिलता है जो उसके पात्र भी नहीं है। देखिए, आयुष्मान कार्ड जो मानक के आधार पर बनाए जाते हैं, है ना, तो अब उसमें मानक में कोई लिस्ट है, उसमें तो 2-3 कॉलम है, तो उसमें अगर वो नहीं आता है तो नहीं बन पाता। लेकिन उस पर सरकार ध्यान देगी। अभी ज़्यादा पुरानी हमारी योजना नहीं है हमारी सरकार की, तो लेकिन जो कमियां हैं उसे दूर करने का काम करेंगे। मतलब ये कहना है कि चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है, आयुष्मान कार्ड बनवाने में थक जाते हैं। नहीं, अब दिक्कत ये है ना कि उसमें लिस्ट में अगर नाम नहीं है उसका, किसी उसमें कॉलम में नहीं आता है वो उसका मानक के आधार पर, तो उसे दिक्कत तो आती। गरीब है लेकिन वो दिक्कत आ रही है। कुछ बहुत सारे इसमें के छोटे हैं, लेकिन उनका सर्वे करा के कोई दोबारा से हम उसको मानक में लाकर और उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम करेंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है कि मैं जब नोएडा से चला तो उसके बाद मेरठ, बिजनौर, नगीना, फिर मैं बरेली, पीलीभीत भी होकर आया, अब रामपुर पहुंचा हूं। तो एक कॉमन समस्या सबसे ज़्यादा जो किसानों ने रखी वो रखी कि आवारा पशुओं से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? और गौशाला बनाने की बात तो की गई, लेकिन गौशाला है नहीं, या जो उसकी देखरेख करते हैं वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, गाय अभी भी खुली घूम रही हैं। तो उसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों ने कही। देखिए, समस्या है, ऐसा नहीं है, समस्या तो है पूरे जनपद रामपुर में नहीं और दूसरे ज़िलों में भी है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अभी 5 गौशाला नई बनी है इसी वर्ष में, 2023-24 में, और उनका रख रखाव भी फर्स्ट क्लास हो रहा है। 2-4 का तो उद्घाटन मैंने ही किया, तो कोई दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन समस्या है, क्योंकि समस्या हम लोग ही पैदा कर देते हैं। जैसे कोई हमारा जानवर हम पाल रहे हैं, अगर वो दूध नहीं देना बंद कर देती है, गाय या कोई बछड़ा, तो उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, तो समस्या वो पैदा हो जाती है। किसानों ने ये भी कहा कि हम गौशाला में देखकर भी आए,
तो अगर हम शाम को देकर आए हैं तो पता लगा सुबह तक उन्होंने ही गाय छोड़ दी है। नहीं देखिए, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। अब मान लो 100 गायों की एक रखने की क्षमता है उसका, उसमें अगर 500 छोड़ दी जाए तो बड़ी दिक्कत आएगी फिर। तो ऐसे ही थोड़ा अब एकदम जैसे मान लो कोई दूध दे रहा है, कोई गाय दूध दे रही है ना, उसका बछड़ा है, तो लोग ये करते हैं कि अगर वो जैसे दूध देना बंद कर देती है तो उसे रस्सी काट दी और रास्ते में छोड़ दी, तो वो समस्या पर उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल। एक और इसी की समस्या ये थी कि सरकार ने कहा कि अगर आप गाय पालते हैं या उन गाय को रखते हो तो उनके रख रखाव के लिए 50 रुपये दिए जा रहे हैं। तो क्या एक गाय के लिए 50 रुपये पर्याप्त हैं? ये किसानों का सवाल रहा। नहीं, कम है थोड़ा, लेकिन उसका अगर मान लो गाय अगर पालता है तो उसका अगर वो दूध दे रही है तो उसका भी वो यूज करता है, और गाय के पालने के लिए पैसे मिलते हैं, तो है ना, दोनों दो तरह के फायदे उसके होते हैं। गाय से बहुत सारे फायदे होते हैं, गोबर बचता है, उसका गोबर है तो वो काम में आता है उर्वरक खाद के लिए, और दूध अगर वो ढंग से पालता है तो उसे दूध का भी इस्तेमाल वो करता है और पैसे भी मुझसे मिलते हैं। लेकिन हर आदमी इसमें अगर लग जाए, सब लोग पालने लगे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक और बीजेपी प्रत्याशी को लेकर, सिर्फ आपकी नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, जो लोगों ने कॉमन समस्या मुझे बताई वो ये कही कि ऐसा लगता है कि प्रत्याशी सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लेकर बैठ गए हैं कि अगर मोदी जी हैं तो हम जीत ही जाएंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं, या जो विधायक सांसद बन जाते हैं वो जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं समस्या सुनने के लिए। ये तो रामपुर में सुनने को मिली कोई बात समस्या ऐसी हुई? नहीं, रामपुर की जनता से तो मैं आपके बाद बात करूंगा जाकर। तो रामपुर की समस्या नहीं मिलेगी आपको सुन, क्योंकि 2 साल से मैं बना हूँ और 2 साल से लगभग जनता के बीच में रहा हूँ। मैं कहीं ना घूमने गया हूँ ना दिल्ली गया हूँ। दिल्ली जब सदन चलता है तभी जाता हूँ, कभी अपने व्यक्तिगत रूप से जब वैसे नहीं रुका मैं। जब काम होता है, मीटिंग होती है तब जाता हूँ, या सदन चलता है तब जाता हूँ। बाकी 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है, और जनपद रामपुर का हर गाँव मैंने इन 2 सालों में घूम लिया है। उसी का लाभ अब मिल रहा है। देख रहा हूँ कि आज ढूंढे सर विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिले आज की तारीख में। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि उन्हीं की पार्टी से तोड़ तोड़ कर बीजेपी प्रत्याशी बना रही है, क्योंकि बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है। नहीं, कौन बना दिया बताइए? कोई नहीं बनाया। अब भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा दल है, क्योंकि सबसे इस देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है आज की तारीख में। तो जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, आना चाहें तो आए, उनको हमारे कोई पाबंदी नहीं है कि हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के हिसाब से पार्टी चलती है हमारी। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा चुनावी समीकरण पर बात करूंगा। लगभग 17.5 लाख के आसपास मतदाता रामपुर में हैं, और जिनमें से लगभग 9 साढ़े 9 लाख मुस्लिम हैं और बाकी हिंदू हैं। अगर इसके आधार पर हम समीकरण को समझें तो क्या क्या चुनौतियां घनश्याम सिंह लोधी को अपने चुनाव में दिखती हैं बाकी पार्टियों से चुनाव लड़ते हुए? देखिए, जनपद रामपुर का एक तरफा चुनाव है और यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती हमारे यहाँ। और देख रहे हो आप, ये सब मेरे ख्याल से इतने हिंदू नहीं होंगे, इतने मुस्लिम खड़े हैं यहाँ सामने। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती। और ना 2 सालों में मैंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, और 2 सालों में नहीं, मैंने 10 साल पहले मैं MLC रहा, तब भी मैंने इस तरह की कोई राजनीति नहीं की। आज उसी का परिणाम है कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर कमल खिला रहे हैं रामपुर में। और 19 तारीख जब आएगी तो आप यहाँ का रामपुर का इतिहास बदला जाएगा और लिखा जाएगा, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर यहाँ से भारी मतों से भाजपा का कमल खिलाने का काम किया। बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि आपका समय भी बड़ा कीमती है इस समय पर। रामपुर को एक तो रामपुरी चाकू की वजह से जाना जाता है, या फिर नवाबों का शहर कहा जाता है, या फिर सियासी तौर पर आजम खान के नाम से भी रामपुर को जाना जाता है। तो क्या आने वाले समय में घनश्याम सिंह लोधी के शहर के तौर पर रामपुर को जाना जाएगा? देखिए, कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे नाम से ही रामपुर जाना जाए, लेकिन रामपुर इंसानियत के नाम से जाना जाएगा। यहाँ इंसानियत बसती है। आपने देखा होगा दुनिया में दंगे फसाद हुए, लेकिन रामपुर में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और गंगा जमुना तहजीब के नाम से रामपुर जाना जाता है। आज वही है कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और घनश्याम सिंह लोधी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जो लोगों की समस्याएं थीं और जो हमने उनके समक्ष रखी, उनका जवाब देते हुए उन्होंने यही कहा कि जब मैं फिर से सांसद बनकर आऊंगा तो उन सभी समस्याओं पर काम करेंगे, क्योंकि अभी समय कम था। 2022 में ही उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद घनश्याम सिंह लोधी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। तो उनका ये कहना था कि समय बहुत कम मिला था, इसलिए बहुत तेजी के साथ काम वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब फिर से चुनकर आएंगे तो उन सभी समस्याओं पर काम करेंगे। स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे, शिक्षा पर भी काम करेंगे, सड़कों के चौड़ीकरण और उसकी बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। किसानों की जो समस्या आवारा पशुओं को लेकर है, उन्होंने कहा कि उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। 5 गौशालाएं रामपुर में बनाई गई हैं और भी गौशालाएं उसी तरह से बनाई जाएंगी। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ KK राणा, रामपुर।